हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटेंसेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का 13 नंबर ग्रुप एलिमेंट्स जितने भी थे बोरोन फैमिली के वो सब खत्म कर लिए। एस ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है। आज जो है हम लोग हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका लास्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो है 14 नंबर ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, कार्बन फैमिली। अब इसके बाद में आज एक स्टूडेंट मेरे से पूछा था, सर बाकी के ग्रुप का क्या होगा? तो बाकी के ग्रुप जो है आपके 12th क्लास में आने वाले हैं। क्लियर? तो 12th क्लास में आएंगे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेस, ये सब 12th क्लास में है। हमारा जो है इनऑर्गेनिक का एक लास्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे एलिमेंट्स कौन से होते हैं। कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार। सबसे पहले इनके एलिमेंट्स तत्वों की बात करते हैं, ठीक है। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका आईयूपीएसी नेम वैसे तो स्टेनस स्टेनिक होता है, लेकिन इसको हम लोग टिन बोलते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर बोला जाता है इसको टिन ही बोला जाता है। अगला है लीड। उसी तरीके इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो भी प्लम्बस प्लम्बिक होता है, ठीक है, लेकिन आपको इसको लीड याद रखना है। क्लियर? जब फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड में, तब इनको यूज में लिए जाते हैं इनके आईयूपीएसी नेम, ठीक है। वो भी किस तरीके से देखे जाते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनके साथ देखा जाता है। वो ऑक्सीडेशन नंबर डाउन होता है तो जो सफिक्स होता है वो लगेगा अस, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर अप होता है तो इक लगता है, ठीक है। पहले हम लोग क्लासों में बात कर चुके हैं वैसे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। अब इनमें से कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, कौन मेटलॉइड की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जो इसके अंदर आपके पास में कार्बन और सिलिकॉन आएंगे, ये दोनों नॉन मेटल की तरह काम करते हैं। नॉन मेटल अधातु। नीचे के दोनों टिन और लीड ये प्योर मेटल रहते हैं, मेटल धातु की तरह काम करते हैं। जबकि जर्मेनियम यहां पर काम करता है मेटालॉइड की तरह, उपधातु, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो चिप वगैरह बनाई जाती है सेमीकंडक्टर्स की, उनके अंदर मेटलॉइड्स काम में ले जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स मतलब जो कंडक्टिविटी शो भी कर सकते हैं और जो इंसुलेटर की तरह भी काम कर ले, तो उनको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सेमीकंडक्टर बनाने में जो है जर्मेनियम ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो ये इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि वो एक तरीके से मेटलॉइड है, उपधातु है। क्लियर? उपधातु मतलब जो धातु अधातु दोनों की तरह काम करे। इनके एटॉमिक नंबर भी आपको देखने होंगे। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और मैंने बता रखा है एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, मैजिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 6, इसमें आप अगर 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14। अब आपको जोड़ना होगा इसमें 18 जोड़ना होगा इसमें। 6 में 8 जोड़ा तो 14। अब आपको जोड़ना होगा इसके अंदर 18, तो ये हो जाएगा 32 में फिर से आप 18 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 50, और 50 में आपको जोड़ना होगा 32, तो ये हो जाएगा ये 82 लीड। क्लियर? ये इनके एटॉमिक नंबर है बच्चों, परमाणु क्रमांक। अगर मैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अभी करते हैं हम लोग। इनका ध्यान रखना है, ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा, ये मेटलॉइड। तो एक इकलौता मेटलॉइड है यहाँ पर 14 नंबर ग्रुप में, कार्बन फैमिली में, ठीक है, जर्मेनियम, और ये मेटल की तरह काम करेंगे। अगला इनका हमें देखना पड़ेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस ग्रुप की, पर्टिकुलर इस ग्रुप की बात करोगे तो ये होगा NS2
Np2 NS2 Np2। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2। तो ये हो जाएगा आपके पास। N का मतलब है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, इस आउटर मोस्ट सेल को अब तो आप खैर पढ़ चुके हो, इस आउटर मोस्ट सेल को यहां पे बोला जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है क्लास के अंदर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आए, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, वो कहां पे आया, कौन से ऊर्जा स्तर में आया है, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में NS2 Np2, मतलब दूसरा। ये जो कार्बन के अंदर n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, मतलब कार्बन कौन से आवर्त से बिलोंग कर रहा है, कौन से पीरियड में रखा हुआ है, सेकंड में। ठीक है, द्वितीय आवर्त में रखा हुआ है। अब इसी के बाद हम लोग आगे चलते जाएंगे। कार्बन के बाद सिलिकॉन जो है उसका बाइटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद में आएगा जर्मेनियम, यह आ जाएगा 4s2 4p2। टिन 5s2 5p2 और लीड ये होगा 6s2 6p2। ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहने वाले हैं। अब वो अलग बात है कि अंदर की तरफ यहां पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे खाली कक्षक भी रहेंगे। अब जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम चौथे आवर्त में आता है, फोर्थ आवर्त, फोर्थ पीरियड में आएगा। तो आपको पता है कि फोर्थ पीरियड में जब भी एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक के, तो उनके आगे डी ब्लॉक भी खत्म हो चुका होता है। तो यहां पर डी ब्लॉक खत्म हो चुका होगा इस जगह पर 3D, यहां पर 4D, इस जगह पे हुआ होगा 3D, इस जगह पे होगा 4D और यहां पे होगा 5D। क्लियर? और इन्हीं से डिसाइड होती है आपकी प्रॉपर्टीज जो हम लोग अभी बताएंगे आपको। तो इसके जस्ट आगे 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, वहां पर परिरक्षण प्रभाव लगा रहे होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे होंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इनकी। ठीक है, हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इस तरीके से। तो सबसे फर्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी गुणधर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 30 नंबर ग्रुप में ऑक्सीकरण अवस्था देखी थी, उनकी सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती थी, +1 और +3। उसी तरीके से जो कार्बन फैमिली है, इसकी सामान्य जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होने वाला है, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होने वाली +2 एंड +4। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होने वाली है +2 एंड +4। क्लियर? कौन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, ये हम लोगों ने वहां पर भी देखा था, इनेट पर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। उसी तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बन फैमिली की, कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लीड। अगर मैं इसको +4 में देखना चाहूं, सबको किस में रख दूं, +4 में। इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था मैं यहां पर डाल रहा हूं, ऑक्सीजन स्टेट +4। तो ऊपर से नीचे आने पर +4 की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यदि हम लोग इसमें +2 देखें, +2, कार्बन +2, सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2, टिन +2 और लीड +2, तो इसमें उल्टा होगा। जो +2 की ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका स्थायित्व नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाने पर ध्यान रखना +2 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था
जो है उसका स्थायित्व कम होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज्यादा होता है। बिल्कुल सेम वही यहां पर इफेक्ट लगेगा इसके अंदर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हम लोगों ने पिछले ग्रुप के अंदर देखा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। और ये बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ठीक है। अंदर के जो NS इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते, ठीक है। इसी को हम लोग अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं, और पूरा अच्छे से लिखवा रखा है हम लोगों ने। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे वहां पर आया था कि PbO ज्यादा स्टेबल है किससे, PbO2 से। अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं, यहां पर स्थायित्व देखूं, तो PbO लीड ऑक्साइड, या फिर इसको बोलेंगे प्लम्बस, इसको देखो दो नाम दे सकते हैं हम लोग, लीड सेकंड ऑक्साइड और प्लम्बस, ये आईयूपीएसी नेम, प्लम्बस ऑक्साइड। और इसको भी दो नाम दे सकते हैं, अगर इसका कॉमन नेम हम लोग लिखें तो हो जाएगा ये हो जाएगा लीड फोर्थ ऑक्साइड, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्लम्बिक ऑक्साइड, ठीक है। जब भी इस तरीके से कॉमन नेम लिखे जाते हैं तो यहां पर अंदर की तरफ इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स शो किए जाते हैं। 12th क्लास में जब आप जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे हर जगह पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो लीड के साथ में यहां पे इसने बोला है ये दोनों ही लीड ऑक्साइड है, आप इनको क्या बोलोगे, दोनों को लीड ऑक्साइड बोलोगे। लेकिन आपको यहां पे अंदर शो करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहां पर लीड के अंदर यहां पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +2। कैसे होगी, PbO है, ऑक्सीजन -2 होगा तो ऑब्वियसली ये +2 होगा, तभी तो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों होगा, क्योंकि दोनों के आवेश एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो। यहां पर जो है Pb का आवेश कितना होगा, Pb का आवेश निकाल सकते हो। अगर मैं ऑक्सीजन को -2 लूं, इधर की साइड मुझे 2 लेके जाना पड़ेगा। अब देखो Pb का मुझे निकालना है तो निकाल सकते हो, x + 2 × -2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, x + 2 × -2 = 0, x बराबर हो जाएगा +4। तो इस जगह पर जो लीड है इसका होगा +4, इस जगह पर जो लीड है इसका होगा +2। और मैंने आपको बोला है कि नीचे की तरफ +2 ऑक्सीजन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू +4। क्लियर, जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था थेलियम, ठीक है, TLCl ज्यादा स्टेबल होता है TlCl3 से। तो वहां पर यही कारण था अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर भी वही कारण है, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर। तो ये थी इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में अब हम लोग देखेंगे इसकी आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अच्छा, एक चीज और देखना बाकी रह गया उसके अंदर। जैसे हम लोगों ने यहां पे बात करी इनकी ऑक्सीजन स्टेट की, ठीक है, और इसमें जो सामान्यतः ऑक्सीजन स्टेट आ रही है वो +2 और +4 आ रही है। मान लो हम लोग इसको M+4 लेके काम करें, ये +4 लेके काम करूं मैं, और यहां पर ले रखा है मैंने +2। तो मुझे ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसके पास है, ध्रुवण क्षमता। तो हम लोगों ने देख रखा है ध्रुवण क्षमता, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर या ध्रुवण क्षमता, जिसको हम लोग डिनोट करते थे फाई से। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग क्या बताते थे उसको, फाई से बताते थे, है ना। और ये फाई बराबर होता था आवेश, धनायन का आवेश बटा उसका आकार। तो अगर एक ही एलिमेंट है और उसमें दो अलग अलग आवेश हैं धनायन में, तो जिसका आवेश ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका यहां पे चार्ज, आवेश चार्ज
ज्यादा होगा चार्ज अपॉन साइज, यही फैक्टर होता था फाई। तो चार्ज अगर केटायन का ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। तो इससे होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग, हिंदी में इसको फायांस बोलते हैं, फायांस नियम के अकॉर्डिंग अगर दो केटायन आपस में आप कंपेयर कर रहे हो, एक ही तत्व के है ना, एक ही एलिमेंट के, तो जिसके पास में चार्ज ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजक गुण। तो ये दोनों कंपाउंड अभी के लिए आपके पास में क्या है, आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में हम लोग क्या दे सकते हैं, सहसंयोजक गुण दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या देखे थे, आयनिक गुण देखे थे, आयनिक कैरेक्टर देखे थे, याद करो। उसी तरीके से हम लोग यहां पर अगर ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है, ये दोनों आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, है ना, मैं यहां पे फिर से वो एग्जांपल ले रहा हूं, PbO2 एंड PbO4। अगर ये दोनों आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे, ये हम पता लगा सकते हैं फायांस नियम से, जो हमें बोलता है कि पोलराइजेशन पावर ध्रुवण क्षमता की वजह से जिसकी ज्यादा होगी वही सहसंयोजक गुण ज्यादा रखेगा। तो यहां पर इन दोनों में से सहसंयोजक गुण किसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, सहसंयोजक गुण किसमें ज्यादा होने वाले हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर PbO4 में ज्यादा होने वाले हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये ना देखिए, ये तो हम लोगों ने क्या करा, एक ही तत्व ले लिए दोनों, इसलिए हम लोगों को आसानी से पता पड़ गया। अब मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं कार्बन +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4 और लीड +4, सारे +4 दे दिए। तो अभी तो हम लोगों ने एक +2 था, एक +4 था, तो आवेश के अनुसार दे दिया। यहां पर सारे के सारे +4 है। अब इसमें से आप बताओ कि कौन ज्यादा सहसंयोजक गुण रखेगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फाई जिसका ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल। ठीक है, फाई जिसका ज्यादा होगा, ध्रुवण क्षमता उसकी ज्यादा होगी और उसी का सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। और फाई निर्भर कर रहा है, वहां पर निर्भर किया था आवेश पे, समानुपाती था सीधा आवेश के, और आकार के व्युत्क्रमानुपाती था। तो अगर आकार बड़ा होता जाएगा तो फाई कम होता जाएगा, आकार बड़ा होता जाएगा तो फाई कम होता जाएगा, फाई कम होता जाएगा तो फिर सहसंयोजक गुण कम होता जाएगा। तो हम लोग अगर एक ही आवेश की बात कर रहे हैं अलग अलग तत्वों में, सब क्या है +4, तो ऊपर से नीचे जाने पर इस ग्रुप में आयनिक रेडियस, मतलब अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो जो R है, आकार को मैं R से दिखा देता हूं, यहां पे त्रिज्या को, R जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर R बढ़ती जाएगी तो फाई जो है वो कम होता जाएगा, और अगर फाई कम होता जाएगा तो सहसंयोजक गुण, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे यहां पे, सहसंयोजक संयोजक गुण, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास में रेडियस, आयनिक रेडियस, त्रिज्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये तो याद है आप लोगों को, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है, त्रिज्या बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि परिवेक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है, डोमिनेट करता है वो किसको, जेड इफेक्टिव को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा प्रभावी रहता है। तो ये रेडियस है, इसमें कोई अपवाद नहीं है इस बार। यहाँ पे जैसे वहां पे आया था ना, हमारे यहाँ पे इस जगह पे अपवाद आया था, याद करो, एल्यूमिनियम और गैलियम में
तो किसकी वजह से आया था? डीडी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया था। लेकिन यहां पे इस बार अपवाद नहीं, क्योंकि मैंने बताया था डीडी कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ वहीं तक चलता है, उसके आगे काम नहीं करता। 13 ग्रुप तक ही चलेगा, 14 में काम नहीं करेगा वो। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, आईई, आयनन ऊर्जा, तो जैसे ही आयनन ऊर्जा पे मूव करोगे, आयनन ऊर्जा देखोगे इस ग्रुप की, तो आपको एक अपवाद दिख जाएगा। अब आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो, उसका जो त्रिज्या के साथ में रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इधर से इधर जाने पर, अगर ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो क्रम होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। यहां पे टिन होना चाहिए, यहां पे लीड होना चाहिए। ठीक है, जस्ट उसका है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आर, रेडियस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, आयनन ऊर्जा। तो ये क्रम अगर ये चल रहा है तो इसका उल्टा क्रम होना चाहिए यहां पर। लेकिन जैसे ही यहां नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, हमें दिखेगा अपवाद। इस जगह पर यह क्रम नहीं होता, इस जगह पर यह क्रम नहीं होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया था उसी टाइम पर, पिछले ग्रुप में ही। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो। रीजन ये है कि यहां पर इस जगह पर काम करता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। क्लियर? और लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है ये भी हम लोगों ने पिछले ग्रुप में लिखवा चुके हैं कि ड्यू टू 4f electrons, the attraction power of nucleus increasing। 4f इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4f इलेक्ट्रॉन ये दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं। यहां पे आप एक लाइन और लिख सकते हो, ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिखवा चुके हैं वैसे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, उनके लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स द अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजिंग। जैसे इंक्रीज होगी रेडियस क्या हो जाएगी उनकी? कम हो जाएगी। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर यह रीजन होता है। क्लियर? वापस से हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव की वजह से, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव की वजह से, प्रभाव की वजह से नाभिक का सॉरी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। उसकी वजह से यहां पर जो एक्सेप्शन आया है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है नीचे की तरफ। लीड पहले आ जाता है और फिर टिन बाद में चला जाता है। इसका मतलब लीड की आयनन ऊर्जा टिन से ज्यादा होती है। क्यों? ये सवाल आ सकता है। ठीक है, लीड की आयनन ऊर्जा टिन से ज्यादा होती है, क्यों? तो बता सकते हो क्यों ज्यादा होती है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा क्रम है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना सिखा चुके हैं। मूलिकन फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने सब सारी चीजें बताई हैं। कहां बताइए आपको? केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन कुछ डेटा हमें देने पड़ेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, इनके लिए ऑर्डर जो है फिक्स है, जो कैलकुलेट की गई है वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो फिक्स है। तो यहां पर आपको जो है विद्युत ऋणता
याद ही रखनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा लेना पड़ेगा प्रैक्टिकली और उसको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आपको याद इसलिए ऐसे करना है कि जो कार्बन है उसके बाद में यहां पर आ जाएगा लीड, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर लीड की, और फिर इसके बाद में सभी की क्या हो जाती है, यहां पे बराबर हो जाती है। इस तरीके से, ठीक है। कार्बन की, फिर लीड की, और फिर सबकी इनकी क्या रहती है, बराबर रहती है, और इन दोनों से कम रहती है। यह आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। या तो इनके वैल्यूज याद कर लो, वैल्यूज याद नहीं कर सकते इनका ऑर्डर याद कर लो। और वैसे कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे ये, क्योंकि अगर उसको पूछना होगा तो फिर आपको डेटा देगा वो कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल सको, अदरवाइज आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अगला है डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो कार्बन की डेंसिटी आप तब याद कर पाओगे जब आपको बोलेगा कार्बन का कौन सा फॉर्म उसने लिया है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरिन, है ना। तो आपको बताएगा कि उसने कौन सा फॉर्म लिया है, तब आप उसकी डेंसिटी बता पाओगे कि कार्बन में ग्रेफाइट की डेंसिटी अलग होती है, डायमंड की डेंसिटी अलग होती है, और फुलरिन की डेंसिटी अलग होती है, क्योंकि उनके जो शेप है वही अलग होते हैं, उनका वॉल्यूम है वो अलग होता है। तो अगर वॉल्यूम अलग हो गया तो डेंसिटी अलग होगी, घनत्व, ठीक है। अगर आयतन अलग हो गया तो घनत्व अलग हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो कार्बन का कंपैरिजन हम लोग यहां पे नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स का करेंगे इनका, ठीक है। तो घनत्व पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, घनत्व बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब जब घनत्व का ऑर्डर रखते हैं तो देखो ऊपर से नीचे आने पर भाई आकार या आयतन भी बढ़ता है क्योंकि त्रिज्या बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर मास भी बढ़ता है। तो डोमिनेट कौन करेगा, प्रभावी कौन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग घनत्व डिसाइड कर सके। तो मैंने वहां पे बताया था डिसाइड किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मास के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है। तो जो डेंसिटी है ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन को छोड़ के बाकी सब में आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। ये क्लियर, इस तरीके से कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। कहे शिव जी सुने पार्वती। तो ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ेगा क्योंकि यहां पर द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात। तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। कार्बन का कंपैरिजन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि उसको बताना पड़ेगा अगर कार्बन का कंपैरिजन कर रहा है तो कौन सा एलोट्रोप वो ले रहा है, अपर रूप ले रहा है, ठीक है। एलोट्रोप अपर रूप क्लास में डिस्कस कर चुके, डेफिनेशन में लिखवा चुके। इसके बाद में अब यहां पर आ जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। तो मुझे बताओ गलनांक किस पर निर्भर करेगा, गलन शक्ति पर। गलन शक्ति किसकी ज्यादा होगी, जिसके बॉन्ड आसानी से टूट सके। अब आसानी से बॉन्ड किसके टूटेंगे, आसानी से बॉन्ड उसके टूटेंगे जिसका कोहेसिव फोर्स वो कम रहने वाला है, ठीक है। देखो क्या है ये, अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्रम देखूं तो आपको ये याद रखना है, और ये भी प्रैक्टिकल वैल्यू है एक तरीके से तो, लेकिन इनके पीछे रीजन आ जाते हैं। ये रहने वाला था लेकिन यहां पे अपवाद आ जाएगा, पीबी ऊपर आ जाएगा और टिन नीचे चला जाएगा। कोहेसिव फोर्स बढ़ जाते हैं यहां पर टिन के, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट तो अपवाद आ जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कोई अपवाद नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें मुझे ज्यादा तापमान देना पड़ेगा गर्म करने के लिए, ठीक है। और ज्यादा तापमान वहां देना पड़ता है जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, और अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा रहेगा जहां पे साइज कम रहेगी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बन जो है छोटा आकार में होता है, अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा, आकर्षण बल यहां पे ज्यादा होगा, तो नाभिक से उसकी दूरियां जो है कम है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया क्योंकि हम लोग पता कर चुके हैं कि डेल्टा यू
इंटरनल एनर्जी बराबर होती है NCV डेल्टा T, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है यहां पर किसका ज्यादा होने वाला है, कार्बन का। और इसमें कोएसिव फोर्स जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने। हमें इनको न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है। न्यूक्लियस से दूर ले जाने के लिए सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर किसका बढ़ाना पड़ेगा, जहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अगर यहां पे दूरियां बहुत ज्यादा है एटम और न्यूक्लियस के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, उसके और न्यूक्लियस के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है, तो मुझे कम टेम्परेचर पे मेरा काम हो जाएगा, दूर दूर पार्टिकल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम देना पड़ेगा, और सिंपल सा है, बिल्कुल इसी पे काम करता है। और थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी एप्लीकेशन यहां पे यूज कर रहा हूं। क्लियर। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ में हम लोगों ने एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी साथ में देख ली, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस वगैरह। अब कल जो है हम लोग इस चैप्टर के, या तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा इसके अंदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या फिर हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे इसके। क्लियर। कल फिर मिलते हैं, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।